नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई लोकसभा में, जहां सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल किए गए। विषय था अतिरिक्त पेंशन, क्यों इसे 70 साल की उम्र के बाद ही लागू किया जाता है? आखिर 65 साल की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या सरकार 65 वर्ष से ही 5% की बढ़ोतरी लागू करेगी? इन सवालों पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई और पेंशन मंत्रालय ने इसका आधिकारिक जवाब दिया। आइए विस्तार से जानते हैं सरकार का रुख और उनकी दी गई प्रतिक्रिया। लोकसभा से आई एक अहम चर्चा पर नजर डालें तो पेंशन मंत्रालय से एक बेहद जरूरी सवाल किया गया। जो अतिरिक्त पेंशन लाभ 80 वर्ष की उम्र में दिया जाता है, उसे 65 साल से ही लागू क्यों नहीं किया जाता? यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संसद की संसदीय सिफारिश समिति ने भी इस संबंध में अपनी राय दी है। विशेष रूप से यह सवाल श्री बी मणिकम टैगोर और श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा उठाया गया, जिसमें सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा गया कि अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु 80 वर्ष ही क्यों निर्धारित की गई है। सीधे प्रधानमंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया क्योंकि पेंशन मंत्रालय उन्हीं के अधीन है। आइए इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया और तर्कों को विस्तार से समझते हैं। एक और अहम सवाल लोकसभा में उठाया गया कि क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को 80 साल से घटाकर 65, 70 या 75 वर्ष करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस योजना बनाई गई है? साथ ही संसद में यह भी पूछा गया कि इस अतिरिक्त पेंशन योजना से केंद्र सरकार के कितने पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा और इससे सरकार पर सालाना कितना वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पेंशन भोगियों को उनका हक समय पर और बिना किसी परेशानी के मिले। ये तमाम सवाल न सिर्फ पेंशन भोगियों के हितों से जुड़े हैं, बल्कि सरकार की भविष्य की नीतियों और वित्तीय योजनाओं पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन भोगियों को उनका अतिरिक्त पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले और भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या गड़बड़ी न हो? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर तब जब कई पेंशनर्स 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बावजूद अपने अतिरिक्त पेंशन लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी संदर्भ में यह भी पूछा गया कि क्या सरकार राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने पर विचार कर रही है, और यदि ऐसा है तो यह सुविधा कब तक लागू की जाएगी? इसके अलावा बढ़ती जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पेंशन लाभ की राशि को आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करने और इससे जुड़े मौजूदा तंत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? ये तमाम सवाल पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा और उनके भविष्य की स्थिरता को लेकर बेहद अहम हैं। अतिरिक्त पेंशन को लेकर उठाए गए तमाम सवालों के जवाब में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिस पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तृत उत्तर दिया। उनके जवाब में सभी उठाए गए बिंदुओं को समाहित किया गया, जहां सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 80 वर्ष की आयु पर पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है, 85 वर्ष की आयु पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन राशि को दोगुना यानी 100% तक बढ़ा दिया जाता है। यह नीति वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है और सरकार इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह तर्क दिया गया कि उम्र बढ़ने के साथ पेंशन भोगियों की आवश्यकताएं, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी खर्च काफी बढ़ जाते हैं, जिसके चलते वे अधिक वित्तीय सहायता की अपेक्षा करते हैं। इसी विषय पर
संसदीय स्थायी समिति ने 10 दिसंबर 2021 को अपनी 110वीं रिपोर्ट में अतिरिक्त पेंशन में संशोधन की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले की विधिवत जांच की और 6 जून 2022 को अपनी अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में 8 दिसंबर 2022 को समिति ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और यह निर्णय लिया कि फिलहाल इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां तक अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का सवाल है, तो जैसे ही यह लागू होती है, पेंशन वितरण प्राधिकरण अथवा बैंक स्वतः ही पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को इसका भुगतान कर देते हैं, जिससे किसी तरह की देरी या बाधा न आए। सरकार समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि अतिरिक्त पेंशन का भुगतान न्याय संगत और समयबद्ध तरीके से हो। इस पेंशन की मंजूरी पूरी तरह से आयु पर आधारित होती है और इसे महंगाई भत्ते की दरों के अनुरूप समायोजित किया जाता है, ताकि पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता बढ़ती जीवन लागत का सामना कर सकें। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई राहत न केवल मूल पेंशन पर बल्कि अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होती है। हालांकि जब यह सवाल किया गया कि क्या 65, 70 या 75 वर्ष की उम्र में अतिरिक्त पेंशन लागू करने की कोई योजना है, तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने बस यह दोहराया कि छठे वेतन आयोग के तहत 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन इससे कम उम्र के लिए कोई नई योजना शुरू करने की ठोस घोषणा नहीं की गई। आइए अब नजर डालते हैं कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 4 महत्वपूर्ण फैसलों पर, जिनमें से एक निर्णय विशेष रूप से अहम माना जा सकता है। जनवरी से डीए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर क्या फैसला हुआ, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि इनमें से कौन सा निर्णय व्यापक प्रभाव डाल सकता है। मैं इसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि इसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उन फैसलों की जिनमें से एक ऐसा है जो सीधे आपके हितों से जुड़ा हुआ है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि सरकार ने क्या निर्णय लिए और इनका असर आम जनता पर किस तरह पड़ सकता है। पहला महत्वपूर्ण निर्णय डिजिटल इंडिया इंसेंटिव से जुड़ा है, जो खास तौर पर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लेकर लिया गया है। वर्तमान में 6 देशों ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है और इसे और अधिक प्रभावी व सुगम बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान जो वास्तविक खर्च होता है वह उपभोक्ताओं पर न पड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जब आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके खाते से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं काटा जाता, लेकिन इस पूरी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निश्चित खर्च सरकार वहन करती है। इसी लागत की भरपाई के लिए सरकार ने बजट निर्धारित किया है, ताकि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके और नागरिकों पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार न पड़े। दूसरा अहम फैसला देश की कृषि और औद्योगिक प्रगति से जुड़ा है, जिसमें सरकार ने नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत नाम रूप असम में यूरिया और अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम रूप में पहले से ही एक उर्वरक संयंत्र मौजूद है और अब इस क्षेत्र में 10,601 करोड़ रुपए के निवेश से यूरिया व अमोनिया उत्पादन को और मजबूत किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल किसानों को बेहतर और सुलभ उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र के जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बेहतर सड़क संपर्क देने के लिए लिया गया, जिसके तहत 6 लेन का हाईवे निर्माण किया जाएगा। यह कदम व्यापार और परिवहन को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और आयात निर्यात की प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत
दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3,04,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। यह फैसला देश में पशुपालन और डेयरी उद्योग को मजबूती देने के लिए किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। हालांकि जिस निर्णय की उम्मीद कई लोगों को थी, यानी महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का आदेश, वह इस कैबिनेट बैठक में नहीं लिया गया, जिससे प्रतीक्षा अभी जारी है। आइए अब चर्चा करते हैं नेशनल इंक्रीमेंट और 3% पेंशन वृद्धि से जुड़ी हालिया अपडेट पर। हाल ही में रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओआर की ओर से इस मुद्दे पर एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 फरवरी को दिए गए फैसले के बाद मार्च में सीएजी का आदेश भी लागू हुआ। इन निर्देशों के आधार पर जब एक पेंशनभोगी जो जून में सेवानिवृत्त हुआ था ने रिकॉर्ड ऑफिस को अपनी शिकायत भेजी और नेशनल इंक्रीमेंट की मांग की, तो उसे पीएओआर से एक आधिकारिक उत्तर प्राप्त हुआ। हालांकि यह पत्र कुछ समय पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इसे पेंशनभोगियों के साथ साझा किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले पर सरकार की स्थिति क्या है। आइए इस जवाब के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें। यह जो पत्र आपके सामने है वह रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी किया गया है और सीधे नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सीएजी का आदेश लागू होने के बाद जब एक पेंशनभोगी जो जून में सेवानिवृत्त हुआ था ने अपनी शिकायत दर्ज कर यह अनुरोध किया कि उसे नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, तो जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने यह पत्र भेजा। हालांकि यह पत्र फरवरी माह का है, जबकि पेंशनभोगी ने अपनी शिकायत मार्च में सीएजी के आदेश को संलग्न करते हुए दर्ज कराई थी। इसके बावजूद उसे पहले से मौजूद इस पत्र की प्रति भेजी गई। इस पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें पीएओआर का पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसमें पेंशनभोगी के अनुरोध को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इसे भी विस्तार से समझना जरूरी होगा। रिकॉर्ड ऑफिस की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने पहले ही 2 मामलों को पीएओआर को भेजा था, जो उन पेंशनभोगियों से संबंधित थे जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने उस अवधि के दौरान सेवा प्रदान की थी, जिसके आधार पर उनका नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को लागू होना था। इस संदर्भ में पीएओआर से प्राप्त आधिकारिक प्रतिक्रिया को इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है, ताकि पेंशनभोगियों को आवश्यक जानकारी मिल सके। यानी रिकॉर्ड ऑफिस स्पष्ट कर रहा है कि उन्होंने पहले ही इस विषय को आगे बढ़ाया था और अब जो जवाब मिला है वह सभी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब पीएओआर की ओर से मिले जवाब पर नजर डालते हैं। यह रहा आधिकारिक प्रतिक्रिया पत्र, जिसमें पीएओआर ने सीआरओ रिकॉर्ड को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि अब तक उनके कार्यालय को सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए नेशनल इंक्रीमेंट की स्वीकृति दी गई हो। यानी जिन कर्मियों का इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रभावी होना था, उनके संबंध में कोई औपचारिक आदेश सरकार से नहीं आया है। इससे साफ होता है कि जब तक सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलते, तब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेना संभव नहीं होगा। पीएओआर ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे सभी मामले तब तक के लिए वापस किए जा रहे हैं जब तक कि आवश्यक निर्देश आधिकारिक रूप से उनके कार्यालय तक नहीं पहुंचते। एक बार उचित सरकारी आदेश मिलने के बाद संबंधित मामलों को दोबारा सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, ताकि नेशनल इंक्रीमेंट को स्वीकृत किया जा सके। यह जानकारी उन सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दी गई है जिन्होंने अपने मामले उठाए थे। कुल मिलाकर पीएओआर का रुख बिल्कुल साफ है। बिना आधिकारिक सरकारी निर्देश के वे किसी भी अनौपचारिक दस्तावेज के आधार पर निर्णय नहीं लेंगे। जब तक पीसीडीए और सीजीडीए से आधिकारिक आदेश पीएओआर तक नहीं पहुंचता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
हाल ही में सीएजी ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर अपना आदेश जारी किया है, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए डीओपीटी यानी पेंशन मंत्रालय का निर्देश भी अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मामला वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में लंबित रहा, पहले छोटे ट्रिब्यूनलों में, फिर हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट में। अब जब फैसला आ चुका है तो इसे लागू करने में भी कुछ समय लगेगा, संभवतः 6 महीने से लेकर 1 साल तक। इसलिए धैर्य बनाए रखें और किसी भी अफवाह या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जैसे ही इस विषय में कोई नई सूचना आती है, मैं आपके लिए अपडेट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।